हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रेडरिक फ्रॉबेल की दार्शनिक विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक फ्रॉबेल जो कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे, जिनका कि पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रॉबेल था। इनका जन्म जर्मनी में 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता जब ये 9 महीने के थे, इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनके पिता ने किया। इनके पिता एक पादरी थे, जिसके कारण इनके घर का वातावरण धार्मिक था और धर्म के बारे में शिक्षा या धार्मिक इनका जो विचारधारा थी वो बचपन से ही इनमें विकसित हो गई थी। इनकी मृत्यु 1853 में हुई थी। इन्होंने आगे चलकर पेस्टोलॉजी की एक संस्था में शिक्षक के रूप में भी काम किया था, जहां इन्होंने मुख्य रूप से 2 बातों से इनको प्रभावित किया। पहला, संगीत बालक के आत्म प्रकाशन में विशेष सहायक है और दूसरा, ड्राइंग में भी बच्चे रुचि रखते हैं। पेस्टोलॉजी जो खुद एक फिलोसफर जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी एक शैक्षिक संस्था में इन्होंने विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही रूप में काम किया था। इनका दर्शन या इनकी दार्शनिक विचारधारा क्या थी, अब ये जानेंगे हम लोग। इनके अनुसार जिस प्रकार एक पौध बीज के लघु रूप से संपूर्ण वृक्ष को छिपाए हुए रहता है और उचित जलवायु और वातावरण को पाकर वो अग्रसर होता है, उसी प्रकार से प्राणी के विकास में भी एक सुसंबद्ध प्राकृतिक योजना काम करती है। ये रूसों की ही तरह मूल प्रवृत्तियों के स्वतंत्र विकास को महत्व देते थे और किसी भी प्रकार की कृत्रिम नियमों को बाधक मानते थे। यानी बालक को स्वतंत्र वातावरण देकर उसके जो आंतरिक गुण हैं उनको विकसित करने पर ये विशेष बल देते थे। इनके कुछ लिखी हुई पुस्तक या बुक्स इस प्रकार हैं। एक है एजुकेशन ऑफ मैन, नेक्स्ट इज़ एजुकेशन बाय डेवलपमेंट एंड थर्ड इज़ मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। और भी इनकी बुक्स हैं, ये कुछ प्रमुख इनकी किताबें हैं इनके द्वारा लिखी हुई। अब आते हैं शिक्षा को ये किस तरीके से मानते थे। इनका कहना था कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और दूसरी बात इनका कहना था कि निर्देशन का बहुत महत्व है। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और निर्देशन का बहुत महत्व है बालक के जीवन में। यानी बालक का जो विकास है वो तो होगा ही, वो पूर्ण विकास की संभावना रखता है, लेकिन उसके लिए उसका वातावरण, निर्देशन से मतलब यहाँ वातावरण से है, उसका वातावरण जो है वो उसके लिए पोषण का काम करता है। बालक का जो विकास है वो अपनी स्वाभाविक गति से होगा। जैसा बीज है पौधा वैसा ही तैयार होगा, बस बीज को उचित खाद पानी देने की ज़रूरत है। तो वातावरण अगर हम बच्चे को अच्छा दे रहे हैं तो बालक का जो विकास है वो स्वाभाविक रूप से होगा, ऐसा इनका मानना था। इनका एक कथन है कि बालक जो कुछ भी होगा वह उसके भीतर है, चाहे उसका कितना कम संकेत हमें क्यों ना मिले। यानी बच्चा वैसा ही तैयार होगा जैसा उसके आंतरिक गुण हैं। केवल शिक्षक का काम उसको प्रोत्साहित करना है, उसको वो वातावरण देना है जिसमें कि वो पूरी तरीके से विकसित हो सके। शिक्षा में के अर्थ में हमने जाना कि उन्होंने कहा, 2 बातें उन्होंने प्रमुख रूप से कही हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है और बालक के लिए निर्देशन का बहुत महत्व है। अब आते हैं हम शिक्षा का उद्देश्य। अगर शिक्षा का अर्थ उन्होंने ऐसा माना है तो उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में पहला होगा कि परिस्थितियों का निर्माण करना। यानी शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो कि वो बालक के लिए परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे कि वो अपने अंतर्निहित गुणों को विकसित कर सके। दूसरा एक उद्देश्य वो, क्योंकि उनका जो बचपन से वो वातावरण आध्यात्मिक, उन्हें धार्मिक मिला घर का, तो उनका जो आध्यात्मिक उद्देश्य है वो अवश्य ही शिक्षा में जुड़ा हुआ है। वो ईश्वर को संपूर्ण सृष्टि का निर्माता और पालन करता मानते थे। इसीलिए उनका कहना था कि बालक उसको हमें उस ईश्वरीय शक्ति का बोध कराना शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भी होना चाहिए, जिससे कि वो बालक
उस ईश्वर के बारे में जान सके, उससे आत्मसात कर सके। नेक्स्ट उद्देश्य उनके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान का सृजन कराना भी होना चाहिए। बालक केवल ज्ञान को प्रकट ही ना कर सके बल्कि खुद भी ज्ञान को सृजन कर सके। और लास्ट है कलंक रहित शुद्ध पवित्र जीवन जीना शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो बालक को। तो इस तरीके से हमने देखे कि शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने 4 बातें कही हैं। परिस्थितियों का, बालक के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे वो अपने गुणों के अनुसार विकसित हो सके। ईश्वरीय शक्ति का उसे बोध कराना, केवल वो ज्ञान की अभिव्यक्ति ही ना कर सके बल्कि सृजन भी कर सके। और कलंक रहित शुद्ध पवित्र जीवन जीने के लिए उसे तैयार करना। अगर शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने ये बातें रखी हैं तो पाठ्यक्रम उनके अनुसार कैसा होगा। पाठ्यक्रम में प्रमुख रूप से उन्होंने 4 विषयों को शामिल करने के लिए कहा है। पहला है धर्म और धार्मिक निर्देश, यानी कि समस्त जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में अनेकता में एकता है और वो सभी वस्तुएं अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित हो रही हैं उस एक जो ईश्वर है उसकी ओर। तो बच्चे को उस एक ईश्वर की महत्ता के बारे में, उस एक एकता के, यानी विभिन्नता होते हुए भी एकता है उनमें, और इस एकता के उनको अनुभूति कराना इस धर्म के द्वारा, यानी धार्मिक उद्देश्य उन्होंने कहा है। धार्मिक विषयों को या धार्मिक जो निर्देश हैं उनके बारे में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो उस ईश्वरीय शक्ति, उस एकता के बारे में जान सके कि संसार की जो वस्तुओं में विभिन्नता में एकता है और विभिन्नता होते हुए भी वो उस एक परम ईश्वरीय शक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उनके अनुसार विकसित हो रहे हैं। तो ये चीज़ों का बच्चों को विषयों के द्वारा अध्ययन कराना। दूसरा उन्होंने कहा है प्राकृतिक विज्ञान और गणित, जिससे कि वो अपना स्वयं का विकास कर सके। तीसरा विषय है भाषा। भाषा की जो प्रमुख उपयोगिता वो कम्युनिकेशन, संवाद, संप्रेषण और ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए है। तो इन सब चीज़ों के लिए भाषा का होना आवश्यक है। और नेक्स्ट इज़ कला, यानी जो सामयिक विकास है बच्चे का, सौंदर्यात्मक विकास है, वो कला जैसे विषयों के द्वारा ही होता है। तो इसलिए मुख्य रूप से उन्होंने 4 तरीके के विषय, धर्म और धार्मिक निर्देश, प्राकृतिक विज्ञान और गणित, भाषा और कला, इन 4 विषयों को प्रमुख रूप से, इसमें भी उन्होंने धर्म और खेलकूद जैसे विषयों को प्राथमिक स्थान दिया है और भाषा, कला और गणित इन विषयों को उन्होंने गौण स्थान दिया, यानी सेकेंडरी लेवल पर इन विषयों को रखा। प्राइमरी लेवल पर प्रमुख रूप से धर्म और खेलकूद के द्वारा बच्चे स्वयं को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने गुणों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए उनका प्रमुख रूप से जो कंसंट्रेशन था या मुख्य रूप से उन्होंने जिस बात पर बल दिया है वो खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की बात कही है। अब आते हैं शिक्षण विधि। अगर पाठ्यक्रम में ये सारे विषय हैं तो इनको किन विषयों के द्वारा, प्रमुख रूप से उन्होंने खेल विधि को ही प्रमोट किया है, उसको बल दिया है। खेल विधि के द्वारा बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, तत्पर करना ही, तो प्रमुख रूप से जो खेल विधि है वो फ्रोबेल के द्वारा ही दी है और इसी के द्वारा उन्होंने स्वयं बच्चों को करना, स्वयं करके सीखना, इन विधियों के द्वारा इस तरीके से विषयों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना उनके अनुसार था। उनका कहना था कि शिक्षण विधि कोई भी अपनाई जाए उसमें प्रमुख रूप से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आत्मक्रिया, यानी स्वतंत्र वातावरण बच्चों को हम दें जिससे कि वो आत्मक्रिया यानी खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ। जो भी उनको वातावरण, उस पर किसी भी तरीके का बाह्य अंकुश नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है सामाजिक क्रियाएं, यानी सामाजिक वातावरण बच्चों को दें। और तीसरा है खेल, यानी खेल बच्चे का सर्वोच्च रूप, जो बालक का विकास जो है वो सर्वोच्च रूप से खेल के द्वारा ही होता है। तो कोई भी शिक्षण विधि और प्रमुख रूप से खेल विधि की जब वो बात कर रहे हैं तो इसमें भी उन्होंने कहा 3 बातों को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो हमने देखा शिक्षण विधि में उन्होंने प्रमुख रूप से खेल विधि पर ही बल दिया है। अब आते हैं अनुशासन, यानी अनुशासन का कंसेप्ट या संकल्पना फ्रोबेल के द्वारा कैसी थी। वो जब हम बात कर रहे हैं वो बच्चों को स्वतंत्र विकास की बात कर रहे हैं तो कहीं भी वो दमनात्मक अनुशासन को प्रमोट नहीं करेंगे। दमनात्मक अनुशासन का वो विरोध करते थे
और उनका कहना था कि बालक को आत्मक्रिया करने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। फ्रॉबेल का मानना था कि अनुशासन के लिए शिक्षक ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। कक्षा में अनुशासन है या नहीं है, इसका पूरा उत्तरदायित्व शिक्षक का है, ना कि बच्चों का। तो बच्चों को वो किसी भी तरीके के दंडात्मक या दमनात्मक अनुशासन के फेवर में या पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि बच्चों को आप अंकुश में रखिए, बिल्कुल स्वच्छंद भी नहीं छोड़िए कि वो बिल्कुल कुछ सीख भी ना सके, लेकिन एक सीमित स्वतंत्रता दे करके उनको हम उनका विकास अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा फ्रॉबेल का मानना था। अब हम आते हैं जो उनकी प्रमुख विधि किंडरगार्टन जो मेथड फ्रॉबेल ने दिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किंडरगार्टन, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जर्मनी का शब्द है किंडर और गार्डन। किंडर का अर्थ होता है बालक और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा या बाग। तो इसका पूरा नाम हुआ किंडरगार्टन, यानी बच्चों का, बालकों का बगीचा या बाग। ये उनका मानना था कि विद्यालय जो है वो एक बाग के समान है, शिक्षक उसमें माली है और बच्चे पौधे के रूप में हैं। यानी जिस प्रकार से माली अपने बगीचे में पौधों की पूरी देखभाल करता है, उसको पता होता है कि किस पौधे को किस तरीके की देखभाल की ज़रूरत है, वही स्थिति विद्यालय में शिक्षक की है। उसको पता होना चाहिए कि हर बच्चे के अंदर कौन सा गुण है और उस गुण को किस तरीके से वो विकसित कर सकता है। तो किंडरगार्टन जो उन्होंने विद्यालयों की बात करी है, ये प्रमुख रूप से छोटे लेवल के जो हम बात कर रहे हैं LKG और PG, इस तरह LKG UKG, ये जो विद्यालय हैं ये प्रमुख रूप से किंडरगार्टन इस विद्यालय कहलाते हैं। फ्रॉबेल ने अपने दार्शनिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग में पहला किंडरगार्टन विद्यालय खोला था, और जो कि आगे चलकर बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। फ्रॉबेल का मानना था कि माली पौधे के विकास में केवल सहायता करता है। पौधे का विकास तो उसके बीज के आंतरिक शक्ति पर निर्भर होता है, यानी जैसा बीज है वृक्ष वैसा ही तैयार होगा। माली उसकी देखभाल कर सकता है लेकिन उसका रूप नहीं बदल सकता। यानी बीज अगर अच्छा है तो अच्छा पेड़ बन के तैयार ही होगा, भले ही उसकी थोड़ी कम देखभाल की जाए। लेकिन अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो माली कितनी भी देखभाल कर लेगा, कितने भी खाद पानी, कितना भी पोषण, कितना भी अच्छा वातावरण उसको देगा, तो मुख्य रूप से यहाँ बीज से मतलब बच्चे के आंतरिक गुण से है। कुछ आंतरिक जो निहित हर बच्चे के अंदर गुण होते हैं उनकी बात है। अगर उसके आंतरिक गुण अच्छे हैं तो उनको वातावरण मिल करके उसमें और उसको अच्छे रूप में, एक अच्छे बालक के, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में तैयार कर सकते हैं। किंडरगार्टन पद्धति में, किंडरगार्टन विद्यालयों में उन्होंने पुस्तकों को, उनके अनुसार वहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल आत्मक्रिया, स्वतंत्रता और खेल के सिद्धांत के आधार पर ही बालक को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर गीत, गति और रचना, इनके द्वारा आत्माभिव्यक्ति कराई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जॉन फ्रेडरिक फ्रेबेल ने प्रमुख रूप से जो किंडरगार्टन पद्धति की बात कही थी, वहाँ बच्चों को स्वतंत्रता के साथ आत्म अभिव्यक्ति करने के अवसर देने की बात कही गई है। फ्रॉबेल ने मुख्य रूप से शिशु शिक्षा के संबंध में अपने विचार जो थे वो व्यक्त किए हैं, और शिशुओं के शिक्षण के लिए ही इन्होंने खेल विधि पर आधारित ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसका विकास किया है। बच्चों की शिक्षा के लिए इन्होंने जिस सिद्धांतों को आधारित करने की बात कही है उस पे सभी शिक्षाविद, यानी विश्व के, संसार के सभी शिक्षाविद सहमत है, और आज उसी का हम प्रत्यक्ष रूप सभी देशों में किंडरगार्टन विद्यालयों के रूप में देख रहे हैं। यानी सभी जो शिक्षाविद हैं वो इस बात से सहमत हैं कि बच्चों के विकास के लिए, उनके जो प्रारंभिक स्तर पर विकास के लिए प्रमुख रूप से खेल
विधि ही अच्छी है, उनके लिए उपयोगी है। इसके द्वारा बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सकता है। थैंक यू।